लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले फाइनल सर्वे सामने आ चुका है, जिसके आंकड़े बेहद ही चौंका देने वाले हैं। फाइनल आंकड़े बिल्कुल सामने आ चुके हैं, जिसमें हर राज्य के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की गई है। इस वीडियो में आपको हर राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी दी जाएगी कि किस राज्य में भाजपा की 2009 से लेकर 2014 तक कैसे हालात हैं और क्या भाजपा अपनी सीटों में वृद्धि कर पाएगी, या फिर जैसा कि बड़े विश्लेषकों का दावा है इस बार भाजपा की सरकार तो बन सकती है लेकिन सीटें कम पड़ सकती हैं। वो कितना फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिलेगा, यह हम काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह चुनाव भाजपा के लिहाज से साथ ही में कांग्रेस पार्टी को अपनी साख बचाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज़ादी के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी की सीटें 50 से भी नीचे चली जाएगी, लेकिन 2019 के चुनाव में हमें ऐसा देखने को मिला। तो कांग्रेस पार्टी की दोस्तों साख बचाना इस बार बेहद जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ ही में दोस्तों अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी हारती है तो दोस्तों यह राहुल गांधी के करियर पर बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था हार स्वीकार करते हुए। इस बार तो राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को ही इस चुनाव में सबसे आगे रखा गया है। अगर कांग्रेस पार्टी एक और चुनाव हारती है तब दोस्तों उनकी जो साख है बची हुई वह भी कहीं ना कहीं बहुत खराब हो जाएगी। वही दोस्तों भाजपा के लिहाज से भी यह चुनाव बेहद ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अब दोस्तों हम एक एक राज्य के बारे में सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं कि किस राज्य में भाजपा की स्थिति कैसी है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की देखें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जहां पर साल 2019 में अकेले भाजपा ने 62 सीटें जीती थी और 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दलों ने जीत ली थी। आपको बताना चाहिए कि भाजपा 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 62 सीटों पर जीत हासिल करनी थी। भाजपा का जो सक्सेस रेट था वह 80% का था, सिर्फ 20% सीटों पर ही भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 23 सीटों पर जीत हासिल करनी थी, मतलब कि 92% भाजपा का सक्सेस रेट हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी 17 सीटों पर जीत हासिल कर ली। 100% कामयाबी रेट बिहार में हमें देखने को मिला। बंगाल में बातचीत की जाए तो बंगाल में बीजेपी ने 75% अगर कामयाबी इस बार हासिल कर लेती है तो दोस्तों भाजपा 32 सीटें हासिल कर लेगी, और अगर 80% कामयाबी अगर बीजेपी हासिल करती है तो भाजपा 35 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। बंगाल में जहां दोस्तों 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत 40.7 था, वहीं टीएमसी का जो वोट प्रतिशत था 45.3% था। आप देख सकते हैं दोस्तों भाजपा लगातार बंगाल में अपना विस्तार कर रही है। साल 2021 में दोस्तों जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर जरूर तृणमूल कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत थी और भाजपा का वोट प्रतिशत जहां पर 38.2% था, वहीं टीएमसी का वोट प्रतिशत 48% था। दोस्तों ऐसा हमने बंगाल की नहीं बल्कि काफी सारे राज्यों में देख लिया है, जहां विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर वोट डाले जाते हैं। बंगाल में दोस्तों अब आप इसको देखिए, विधानसभा चुनाव के नहीं लोकसभा चुनाव के आगे आप देखिए, लगातार भाजपा अपना विस्तार कर रही है। साल 2009 में भाजपा के पास 10% वोट थे। 2014 में भाजपा का शेयर बढ़कर 17% का वोट मिल जाता है, लेकिन साल 2019 में भाजपा सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करती है और भाजपा का वोट शेयर 40.7% हो जाता है। आप देखें तो दोस्तों हर बार भाजपा अपना वोट शेयर बढ़ा रही है और इस बार भी भाजपा को यही उम्मीद है कि भाजपा अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी। दोस्तों अगर 7वें चरण में हम देखें कि 400 पार का कौन सा स्ट्रॉन्ग है तो सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी कमजोर है, ममता की क्या स्पीड है और मोदी कितने स्ट्रॉन्ग हैं। नरेंद्र मोदी 3 बड़े संकेत चुनाव से पहले दे रहे हैं। पहला उनका संकेत है कि 4 जून को बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। दूसरा है 4 जून के बाद देश में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। तीसरा है 4 जून के बाद इंडी गुट तीतर बीतर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इस आखिरी चरण की बात करें तो 2014 में 57 सीटों का वोट शेयर बीजेपी के पास 43% था और बीजेपी 25 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 5% वोट थे और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत हासिल करती है। 2019 में भी भाजपा का वोट शेयर समान रहता है और भाजपा 25 सीटों पर जीत हासिल करती है। 2019 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ता है और सीटें भी बढ़ती हैं। कांग्रेस पार्टी 14% वोट हासिल करती है, साथ ही में 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कामयाबी भी हासिल कर लेती है। दोस्तों अगर हम केवल आखिरी चरण की 57 सीटों की बात करें तो बीजेपी के पास 28 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा का वोट शेयर 40% से अधिक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे सिर्फ 7 सीटें हैं।
मतलब कि 28 सीटों पर भाजपा के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है आखिरी चरण में, और कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 7 सीटों पर जीतने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। 2019 में 30 से 40% वोट शेयर था बीजेपी की 12 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 9 सीटों पर ही हमें ऐसा देखने को मिला था। दोस्तों अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में 2009 की वोट शेयर और 2009 की सीटें अगर हम देखें तो टीएमसी का वोट शेयर आप देखिए लगातार किस प्रकार से घटता जाता है। टीएमसी और कांग्रेस ने 2009 में 41% वोट हासिल कर लिए थे और 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि लेफ्ट फ्रंट 43% वोट शेयर इनके पास होता है। 2009 में लेफ्ट के पास सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत होता है और 15 सीटों पर ये जीत हासिल करते हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 6% ही वोट शेयर था और 1 सीट बीजेपी को मिलती है। लेकिन 2014 में टीएमसी का वोट शेयर घटकर 39 पर आ जाता है, लेफ्ट फ्रंट का भी करता है और 30 पर आता है। कांग्रेस 10% वोट हासिल करती है, लेकिन भाजपा बहुत तेजी से अपना विस्तार करती है और 17% वोट हासिल कर लेती है। टीएमसी की हालांकि सीटें बहुत अच्छी तरह से बढ़ी थी, क्योंकि जीत का मार्जिन काफी सीटों पर काफी कम था। 34 सीटें टीएमसी हासिल करती है, लेफ्ट फ्रंट 2 सीटें हासिल करती हैं, कांग्रेस 4, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलती है। अब देखिए 2019 में टीएमसी 43% वोट हासिल करती हैं, लेकिन टीएमसी की सीटें 34 से 22 पर आ जाती हैं। 12 सीटों का टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दोस्तों बीजेपी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन जाती है और सीधे 40% वोट बीजेपी हासिल कर लेती है और 18 सीटों पर जीत हासिल करती हैं। कांग्रेस पार्टी को 6% वोट मिलते हैं और 2 सीटों पर जीत मिलती है। लेकिन दोस्तों लेफ्ट फ्रंट बिल्कुल बंगाल से खत्म हो जाता है। 2019 में टीएमसी के हिंदू वोट बीजेपी की ओर गए। माना जा रहा है कि 8% जो टीएमसी के हिंदू वोट थे वो भाजपा की तरफ आ गए थे, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के 28% जो हिंदू वोट थे वहां भाजपा की तरफ आ चुके थे। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हिंदू जो वोटर है बंगाल में, उस पर भाजपा ने अपना जबरदस्त तरीके से कब्जा जमा लिया है और इसी वोट बैंक के बदौलत भाजपा हर बार बंगाल में अपना विस्तार कर रही है। अब चलिए दोस्तों राज्य के हिसाब से जानते हैं कि किस पार्टी को देश भर में कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आंकड़े जान लेना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में भाजपा के हालात कैसे हैं, कितनी सीटें भाजपा को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में दोस्तों भाजपा का दावा है कि पिछली बार की तरह इस बार राजस्थान में फिर से भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करने वाली है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में इस बार भाजपा को नुकसान हो सकता है। राजस्थान में भाजपा को 4 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। राजस्थान की 25 में से एनडीए गठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। पूर्वोत्तर की 25 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 में से एनडीए को 8 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में दोस्तों 29 में से 26 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहिए कि कुछ दिनों पहले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन कमलनाथ ने उन अटकलों को खारिज कर दिया। कमलनाथ दिल्ली भी पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में कांग्रेस पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब रही थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। वह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट चुनाव लड़ रहे हैं। उनके जीतने की संभावना एक तो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 2 और सीटें अपने नाम पर कर सकती है। कुल मिलाकर 29 में से 26 सीटें एनडीए गठबंधन को और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के 17 में से एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का काफी भारी दबदबा है। एनडीए को जहां 1 सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने की प्रबल संभावना है और 22 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं दोस्तों अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने की संभावना है और 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की 40 में से 25 सीटें एनडीए गठबंधन को, जबकि इंडिया गठबंधन को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है।
चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं झारखंड की 14 सीटों के बारे में। झारखंड की 14 में से एनडीए को 12 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। हरियाणा में दोस्तों किसान आंदोलन का इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है और हरियाणा में भाजपा को 10 में से 6 सीटें हालांकि मिल सकती हैं। 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 ही सीटें भाजपा के कब्जे में आ सकती हैं। पिछली बार भी भाजपा ने हिमाचल की सभी सीटें जीत ली थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ की 6 में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को सभी 3 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो जहां भाजपा ने सभी 7 सीटें पिछली बार के चुनाव में जीती थी, भाजपा 1 सीट इस बार गंवा सकती है। एनडीए को 6 जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। पंजाब में भी हमें किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है। इस बार दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और साथ ही में इस बार कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है। पिछली बार भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है। चूंकि दोनों का गठबंधन है, दोनों का वोट बैंक काफी अच्छा है। इसके अलावा किसान आंदोलन का असर बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिलेगा। तो 13 में से 3 सीटें हालांकि एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। गुजरात में पीएम मोदी का जलवा हमेशा की तरह इस बार भी बरकरार है। सभी 26 सीटें भाजपा को मिलने की पूरी संभावना है। कर्नाटक की 28 में से 20 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार बेहद ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 पार्टियां 4 टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। यह चुनाव इस लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि 2 पार्टियों के लिए यह अपने अस्तित्व की लड़ाई है कि कौन किस पर भारी है। जहां शिवसेना 2 टुकड़ों में बढ़ गई थी, शिंदे गुट अलग और उद्धव ठाकरे गुट अलग। इसके अलावा दोस्तों पिछली बार जो शिवसेना थी उसका गठबंधन बीजेपी के साथ था, तो भाजपा को इस बार नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा एनसीपी, अजित कुमार गुट और शरद कुमार गुट 2 गुटों में बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र की 48 में से एनडीए गठबंधन को 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 सीटों पर मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा अपनी पार्टी में विस्तार करते हुए नजर आ रही है। इस बार भी भाजपा 20 सीटें हासिल कर सकती है। 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, जबकि 21 सीटें टीएमसी के हिस्से में जाने की संभावना है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी ने गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों ममता बनर्जी किसी भी तरह से गठबंधन में इस समय तक तो शामिल नहीं है। हालांकि दोस्तों चुनाव के बाद ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी ना तो इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल हो रही हैं, ना वह अपने पत्ते खोल रही हैं। इसलिए दोस्तों एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सभी पार्टियां इस समय पर कंफ्यूज है कि ममता बनर्जी का स्टैंड आखिरकार क्या रहने वाला है। दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 21 में से एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 11 सीटें मिल सकती हैं। केरल की बात करें तो केरल की 20 में से एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिलने की पूरी संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भाजपा दक्षिण के राज्यों में काफी विस्तार कर रही है और इस बार भाजपा को केरल में भी 1 सीट मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो दोस्तों 6 में से 4 सीटें जहां एनडीए को मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें भाजपा के हिस्से में जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का दबदबा इस बार भी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की 80 में से एनडीए गठबंधन को 67 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा की बात करें तो गोवा की दोनों ही सीटें भाजपा गठबंधन को मिलने की संभावना है। अब चलिए दोस्तों वीडियो के आखिर में हम फाइनल आंकड़े जान लेते हैं कि किस पार्टी की देश में सरकार बन सकती है, किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है, क्या एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी। तो दोस्तों अगर सभी 543 सीटों के रुझान देखें तो एनडीए गठबंधन को 331 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 140 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टी को 72 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो दोस्तों अभी तक तो दोस्तों साफ होता जा रहा है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी तक एक भी एजेंसी का सर्वे ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही हो। जहां इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने का दावा कर रहा है, लेकिन दोस्तों इस बार तो ऐसा कोई माहौल बनता नजर नहीं आ रहा है। और दोस्तों 4 जून के नतीजे क्या होंगे यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।